वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। बेसिकली इस सेशन में हम भारतीय संसद के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संसद से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संसद का गठन जो है किस प्रकार से हुआ। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संसद है क्या। तो संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। अगर इनमें से एक को भी हटा दिया जाए तो उसे संसद नहीं कहा जाएगा, उसे संसद नहीं कहा जाएगा। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इसे उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। संसद का अभिन्न अंग मानने के पीछे जो वजह है वह यह है कि इसकी अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो है वह कानून अधिनियम का रूप नहीं लेती है, यानी कि कानून बन ही नहीं सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना मुहर अंततः न लगा दे। अब यहाँ पर बात आती है कि राज्यसभा अगर कोई भी बिल को पास करे तो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा अगर किसी बिल को पास करे तो वह जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और फाइनली जो बिल जाता है वह किसके पास जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर अगर मोहर लगा दे, साइन कर दे, तो फिर वह जो है वह अधिनियम का रूप ले लेती है, वह अधिनियम का रूप ले लेती है, वह कानून बन जाएगा। और अगर राष्ट्रपति यहाँ पर मोहर या अपना साइन नहीं करे तो फिर वह अधिनियम का रूप नहीं लेती है, और इसी कारण से राष्ट्रपति को अभिन्न अंग माना जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि राज्यसभा का जो उल्लेख है, पहले संसद का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का जो उल्लेख है यह 80 में किया गया है, लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। और मोटे तौर पर अगर राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए तो अनुच्छेद 52 से 61 तक जो संबंधित अनुच्छेद है यह राष्ट्रपति से संबंधित है, जबकि कुछ और भी अनुच्छेद है, जैसे 72 की बात किया जाए, 74 की बात किया जाए, 75 की बात किया जाए, 123 की बात किया जाए, ये सभी अनुच्छेद भी राष्ट्रपति से संबंधित है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में राष्ट्रपति पर वीडियो बनाएंगे उसमें से हम राष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एवं उनका शक्तियां, उनका गठन, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन सभी को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी चर्चा करेंगे, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की भी चर्चा करेंगे। राज्यसभा के बिग बॉस, सदन को चलाने के लिए कोई ना कोई तो बिग बॉस होना चाहिए। लोकसभा क्या है? एक सदन है, एक चैम्बर है, एक हाउस है, और इसे चलाने के लिए कोई ना कोई तो बिग बॉस होना चाहिए। तो इसका जो बिग बॉस होता है वह होता है स्पीकर, अध्यक्ष, और राज्यसभा का जो बिग बॉस होता है वह होता है सभापति, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि यह जो संसद है यह तीनों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। पहले आप एक डिफरेंस समझ लीजिए, यह सांसद और संसद में क्या अंतर है। संसद जो है यह तीनों से मिलकर बनती है, लेकिन अगर बात किया जाए राज्यसभा के एक सदस्य की, राज्यसभा के एक सदस्य, लोकसभा के एक सदस्य, तो लोकसभा के एक सदस्य या राज्यसभा के किसी भी स्पेसिफिक मेंबर यानी कि एक सदस्य को बोला जाएगा सांसद, उसे बोला जाएगा फिर सांसद। अब बात आती है कि यह जो संसद भवन है यह कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है, और यह जो संसद भवन का इमेज आप देख रहे हैं, संसद भवन का आप जो इमेज देख रहे हैं, इसमें से एक जो बिल्डिंग है यह राज्यसभा है, दूसरा बिल्डिंग यह लोकसभा है, जबकि यह जो बिल्डिंग है यह पुस्तकालय है। और बीच में भी एक बिल्डिंग है जिसे कि कहा जाता है केंद्रीय कक्ष, यानी कि सेंट्रल हॉल कहा जाता है इसे। और विशेषकर किसी भी जो भी विदेशी प्रतिनिधि आएंगे, किसी भी देश के, यानी कि अमेरिका, रूस और कह सकते हैं ब्रिटेन, जापान के जो भी प्रतिनिधि आएंगे वो जब भाषण देते होते हैं हमारे यहाँ पर भारतीय संसद में, तो वो सेंट्रल हॉल में ही भाषण देता है। कहाँ पर? तो सेंट्रल हॉल में। और हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह भी सेंट्रल हॉल में ही हुई थी।
तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखें कि लोकसभा आ जाएगा एक बिल्डिंग, राज्यसभा एक बिल्डिंग हो जाएगा और एक हो जाएगा लाइब्रेरी, लेकिन बीच में जो है यह है सेंट्रल हॉल, बीच में जो यह है सेंट्रल हॉल। अब नेक्स्ट बात आती है कि संसद का जो इंग्लिश है यानी कि पार्लियामेंट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया। किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से लिया गया। और संसद की जननी जो है ब्रिटेन को कहा जाता है। किसे? ब्रिटेन को कहा जाता है। अब बात आती है कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के जो अंग होते हैं, या 3 अंग होते हैं, जिसमें से एक आ जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनमें से किसी को भी हटा दिया जाए तो उसे संसद नहीं कहा जाएगा। और अगर बात किया जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 ही होते हैं, 2 ही हाउस, 2 ही चैम्बर होते हैं। ब्रिटेन में भी संसद के 2 सदन होते हैं। और अगर देखा जाए संसद के 2 सदन में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसमें से हम देखते होते हैं कि लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे बोला जाता है अस्थायी सदन। अगर बात किया जाए कि भारतीय संसद भवन का जो निर्माण है, डिजाइन तैयार किया गया था, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। और इसकी नींव जो है, शिलान्यास जो किया गया था 1921 ईस्वी में किया जाता है, और 1927 ईस्वी में जो है यह बनकर तैयार होता है। 1927 ईस्वी में जो है यह बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि संसद के जो बाहरी परिधि है, यह जो बिल्डिंग का पिलर है, निचला बिल्डिंग का जो पिलर है, यह टोटल पिलरों की जो संख्या है यह 144 है, 144 है, जिसमें से देखा जाए तो यह ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हुई है। और विदेशी प्रतिनिधि जो भी भाषण देते होते हैं, यह कहाँ देते होते हैं? यह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। तो इसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। डी आइजनहावर जो है यह अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो कि 1959 में जो है इनके द्वारा भाषण दिया गया था। फिर जिमी कार्टर 1978 ईस्वी में, बिल क्लिंटन 2000 ईस्वी में, बराक ओबामा 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है संसद के सत्र। संसद के सत्र, संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्र होती रहती है। और इसी में बात किया जाए तो भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। पहला तो आ जाएगा बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन यानी कि विंटर सेशन। बजट सत्र, मानसून सेशन और विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र, इसे बीएमडब्ल्यू से याद रख लीजिए, बीएमडब्ल्यू से इसे याद रख लीजिए। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। उसमें से अगर देखा जाए तो बजट सत्र का जो कार्यकाल होता है यह फरवरी से मई होता है। बजट सत्र का कार्यकाल फरवरी से मई होता है, जबकि मानसून सत्र का कार्यकाल जुलाई से सितंबर। ऐसे भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं कि शीतकालीन सत्र का कार्यकाल क्या होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। शीतकालीन सत्र का जो कार्यकाल होता है नवंबर से दिसंबर होता है, नवंबर से दिसंबर होता है। और बजट सत्र को बजट सत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी समय में जो है बजट पेश किया जाता है, इसी समय जो है बजट पेश किया जाता है। और बजट सत्र का जो कार्यकाल है यह सबसे अधिक है, देख रहे हैं, फरवरी से मई, और सबसे कम शीतकालीन सत्र का कार्यकाल। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है लोकसभा, जो कि एक सदन है संसद का, जो कि एक सदन है किसका? तो संसद का जो एक सदन है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। एक बार आर्टिकल को फिर से देख लीजिए। संसद का उल्लेख जो है 79 में किया गया, जबकि अगर अनुच्छेद 80 की बात किया जाए, अनुच्छेद 80 की बात किया जाए, यह राज्यसभा का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है लोकसभा को, जनता का सदन, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है किसे? राज्यसभा को। प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को, प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह मोस्ट पावरफुल चैम्बर माना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में जो पावरफुल सदन है यह कौन सा सदन है? यह है लोकसभा। लोकसभा, कुछ मामलों में राज्यसभा भी पावरफुल है, वो हम आगे देखेंगे। और द्वितीय सदन कहा जाता है किसे? तो राज्यसभा को।
अस्थायी सदन बोला जाएगा लोकसभा को। लोकसभा पूरे सदन का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर बहुमत नहीं हो, अगर बहुमत में नहीं हो कोई भी सरकार, ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा जो है सदन को भंग किया जा सकता है, सदन को भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है लोकसभा की यह है 552, जबकि 550 जो मेंबर होंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, और 2 जो होंगे ये एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब है कि वैसे अंग्रेज जो आजादी के बाद, भारत को आजादी मिलने के बाद अपने राष्ट्र ब्रिटेन को नहीं लौटे और वो भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, और उसे फिर बोला गया एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। और इसमें से हम देखते हैं कि 550 जो सदस्य हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है राज्यों से 530 मेंबर, जबकि 20 मेंबर केंद्र शासित प्रदेशों से। यह है मैक्सिमम कैपेसिटी। जबकि अगर बात किया जाए कि संविधान संशोधन 104 जो हुआ, एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया, यानी कि 2 मेंबर जो है इसका आरक्षण जो है अब खत्म कर दिया गया। और यहीं पर बात किया जाए तो ये जो 2 मेंबर थे ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मनोनीत किया जाते थे किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये जो है प्रावधान को खत्म कर दिया गया, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है और अभी जो हो सकती है वह 550 हो सकती है, जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में 543 है, जो कि 2 मेंबर एंग्लो इंडियन को यहाँ पर जो है अगर बात किया जाए तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। और 543 मेंबर में भी जो है 530 मेंबर राज्यों से होने चाहिए, और 13 मेंबर जो है 13 सदस्य यूनियन टेरिटरी से होने चाहिए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। अब अगर बात किया जाए तो 29वां राज्य हुआ करता था तेलंगाना। 29वां राज्य कौन? तेलंगाना, जो कि 2014 में बना। लेकिन अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर, जो कि एक राज्य हुआ करता था, इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो फिर से जो राज्यों की संख्या हो गई यह 28 हो गई, यह जो है यह 28 हो गई, और यूनियन टेरिटरी की जो संख्या है यह 9 हो गई। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यह 9 हो गई। और इसी में अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर से 5 सीट हैं और लद्दाख से 1 सीट है लोकसभा के सदस्य के। और अभी चुनाव नहीं हुआ, अगर चुनाव होने के बाद पूछा जाए मेंबर्स की संख्या राज्यों से लोकसभा में, तो ये जो मेंबर्स हो जाएंगे 6 मेंबर्स घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा और इससे राज्यों के सूची से घटा दिया जाएगा, यानी कि 524 मेंबर्स होंगे राज्यों से और 19 मेंबर्स होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। अब यहाँ पर बात आती है कि राज्यसभा, जो कि उच्च सदन कहा जाता है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 250, और उसमें से 238 मेंबर जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं, और 12 मेंबर जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और यह जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से जो है 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ पर वर्तमान सदस्यों की बात किया जाए तो 245 वर्तमान मेंबर हैं प्रेजेंट में, और 233 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से है, जबकि 12 जो मेंबर है यह जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि लोकसभा का जो उल्लेख अनुच्छेद 81, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80। अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो लोकसभा का पूरे सदन का कार्यकाल होता है 5 वर्ष लोकसभा का। अगर भंग होगा कौन? लोकसभा, तो सभी सदस्य का स्थान जो है यहाँ रिक्त हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यहाँ होता है। और भंग किया जा सकता है किसे? लोकसभा को, जबकि भंग नहीं किया जा सकता है किसे? राज्यसभा को। योग्यता में आखिर है क्या?
कोई भी लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता है क्या? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर बात किया जाए राज्यसभा की तो आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। और अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए, प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो आयु जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल और दिवालिया नहीं हो। बस सेम कंडीशन है सबों में देखा जाए तो, लेकिन आयु का यहाँ पर डिफरेंसेस है। 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के मेंबर, कम से कम 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष, जबकि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है यहाँ पर 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और इसी में से अगर बात किया जाए तो लोकसभा का जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, चुनाव में जनता भाग लेती है। जो हम एमपी का जब भी इलेक्शन होता है उसमें हम चुनाव में जो भाग लेते हैं वो हम लोकसभा के मेंबर्स को चुनकर भेजते हैं। और यहीं पर अगर बात किया जाए, चुनाव जो होता है 5 वर्ष पर होता है। अगर 2019 में पिछले बार चुनाव हुआ था, अब अगर सदन भंग नहीं हो, लोकसभा भंग नहीं हो, तो जो चुनाव होगा अगले बार ये 2024 में होगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कंडीशन नहीं है। राज्यसभा की जो बात हो रही है, यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं। कौन? एमएलए भाग लेते हैं। जो विधायक को राज्यों के जो विधायक होते हैं को जो चुनकर हम भेजते हैं, उन विधायक के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के सदस्य को। और यहाँ का अगर देखा जाए, यह जो संगठन होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। देखिए, अगर कोई मेंबर 2020 में 1/3 मेंबर, मान लेते हैं कि 30 मेंबर टोटल जो है कैपेसिटी है राज्यसभा का, 30 में से 1/3 जो होगा वो 10 मेंबर होंगे। कितने? 10 मेंबर होंगे। मान लेते हैं कि 10 मेंबर चुनकर आए 2020 में, वो जो फिर अपने पद का जो रिक्त होगा उनका 2026 में उनको अपना स्थान छोड़ना है। 2022 में जो 10 मेंबर, फिर वही 1/3 मेंबर, तो यह जो फिर 10 मेंबर आए, फिर इन्हें अपना स्थान छोड़ना है 2028 में। और फिर अगर बात किया जाए 1/3 मेंबर जो 10 मेंबर आए हैं 2024 में, उन्हें अपना स्थान छोड़ना है 2030 में। और इस हिसाब से अगर देखा जाए 1/3 सदस्य निकलते जाएंगे और 1/3 सदस्य, उतने ही सदस्य फिर इसमें जो है अपना सदस्यता ग्रहण करते जाएंगे, उतना ही सदस्यों का चुनाव होते जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम है कहाँ पर? तो राज्यसभा में। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा का बिग बॉस कौन होता है? और लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया, 93 में उल्लेख किया गया। लोकसभा के जो बिग बॉस होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और अगर देखा जाए उपाध्यक्ष भी होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अगर नहीं हो, सदन में नहीं हो, उस समय जो लोकसभा को चलाया जाएगा, लोकसभा का संचालन किया जाएगा, वह किनके गाइडेंस में? उपाध्यक्ष के गाइडेंस में, उपाध्यक्ष के गाइडेंस में। अब यहाँ पर बात आती है एक प्रोटेम स्पीकर, इन्हें बोला जाता है अस्थायी अध्यक्ष, इन्हें बोला जाता है अस्थायी अध्यक्ष। बेसिकली बात होता यह है कि प्रोटेम स्पीकर को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए, प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है, लोकसभा के जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाना और अध्यक्ष को शपथ दिलाना। यह किनका काम होता है? यह किनका काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। और इस बार 2019 में जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे ये वीरेंद्र कुमार थे। कौन? वीरेंद्र कुमार। अब बात आती है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है किनके द्वारा चुना जाता है? अध्यक्ष को अपने ही सदन के द्वारा चुना जाता है। किनको? तो लोकसभा अध्यक्ष चुनती है, सदन मिलकर जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुनती है। और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें शपथ नहीं लेना होता है, जब बल्कि इन्हें एक सदस्य के रूप में शपथ लेना होता है। और अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, और अगर उपाध्यक्ष को देना हो तो ये अध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को देना हो तो अध्यक्ष को देते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला है। यह कौन है? ओम बिरला है, ओम बिरला। याद रख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी परंपरा है कि उपाध्यक्ष जो होता है वह विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। जो उपाध्यक्ष होता है वह विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। प्रायः यह कोशिश रहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में
सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के जो हेड होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो कौन होंगे? तो सभापति और उपसभापति, और लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हें बोला जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और यहीं पर बात आती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का यह काम है कि वे अपने सदन की कार्यवाही को जो है व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाएं। यह किनका काम होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का। और लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं और अधिकार? तो लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना, यह किनका काम होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा का अध्यक्ष ही जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन का मतलब यहाँ पर आएगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों चैम्बर जो है एक साथ मीटिंग करे तो उसकी जो अध्यक्षता की जाएगी वह किनके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। जब किसी विधेयक पर निर्णय नहीं निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वहां पर निर्णय यानी कि निर्णायक मत दे सकता है। यानी कि 4 मेंबर बोल रहे कि होना चाहिए, 4 मेंबर बोल रहे नहीं होना चाहिए, वैसे में लोकसभा अध्यक्ष जो है जिनके तरफ अपना मत देंगे वही मान्य होगा। धन विधेयक का निर्धारण जो किया जाता है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। और अगर लोकसभा का कोई सदस्य जो है 60 दिनों तक यानी कि 2 महीने बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को जो है समाप्त किया जा सकता है। और यहीं पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। अब बात आती है कि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होगा, राज्यसभा का जो बिग बॉस होगा वह कौन होगा? तो राज्यसभा का जो बिग बॉस होता है वह होता है सभापति, जिसे कि उपराष्ट्रपति कहा जाता है, जिसे कि उपराष्ट्रपति कहा जाता है। राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और यही हम देखते हैं कि इसे संविधान के अनुच्छेद 89 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 89 में इसका उल्लेख किया गया। किसमें? तो 89 में। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और अगर बात किया जाए उपसभापति की तो राज्यसभा सदस्यों द्वारा, किनके द्वारा? राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा जो है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु चुन लिया जाता है। उपसभापति जो होगा वह उसी सदन का होगा। किस सदन का? तो राज्यसभा का। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह इस सदन का नहीं होता है, वह जो है इस सदन का सदस्य नहीं होता है। और अगर बात किया जाए तो सभापति की अनुपस्थिति में यानी कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका काम करते होते हैं और सभापति जो है यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। और उपसभापति को अगर अपना त्यागपत्र देना हो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को यानी कि सभापति को। अगर सभापति को त्यागपत्र रिजाइन देना हो तो ये किन्हें देंगे? ये इनको अगर रिजाइन देना हो किन्हें? सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को ये जो रिजाइन देते हैं ये देते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। और अगर बात किया जाए उपसभापति को अपना रिजाइन देना हो तो ये देते हैं सभापति को यानी कि उपराष्ट्रपति को। अब यहाँ पर बात आती है वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अब यहाँ पर हम संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन होना चाहिए, संसद का गठन होगा। आर्टिकल 79 के अनुसार एक संसद होगा। और आर्टिकल 80 में देखे हैं कि राज्यसभा का गठन किया जाता है, जबकि आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन। और प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है बाद सीटों का समायोजन किया जाएगा। या
आर्टिकल जो है ये 82 के तहत किया जाएगा। अच्छा, संसद के सदनों की अवधि, यानी कि लोकसभा का देखें 5 वर्ष कार्यकाल, राज्यसभा का देखें 6 वर्ष, और इसका जो उल्लेख किया गया 83 में किया गया। संसद के सदस्यता के लिए योग्यता जो है, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा की बात किया जाए तो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो इन सभी बातों को जो रखा गया आर्टिकल 84 में। संसद का सत्र जो हम अभी देखें, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, इसका उल्लेख जो किया गया आर्टिकल 85 में किया गया। और भंग जो किया जाता है किसे, लोकसभा को, इसका भी उल्लेख है आर्टिकल 85 में। जबकि राष्ट्रपति का जो है सदनों को संबोधित करने और संदेश देने का अधिकार होता है, आर्टिकल 86 के तहत होता है। और राष्ट्रपति का जो विशेष संबोधन होता है, यह आर्टिकल जो है यह 87 के अंतर्गत होता है। यह जो है आर्टिकल 87 के अंतर्गत होता है।